नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मामानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम 8 अप्रैल 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ को देखने वाले हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर है स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट अपडेट, फिर इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, कॉल के स्टॉक को देखेंगे। ये खबर भी इम्पोर्टेंट है। जब हम वहां पर पहुंचेंगे यू विल रियलाइज व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉल स्टॉक इज इम्पोर्टेंट। डिफेंस प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है। बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी एक नया लॉ तैयार कर रहा है। इसका टेम्पररी टेंटेटिव नाम है वायरलेस एंड स्पेक्ट्रम एक्ट। ये जो वायरलेस एंड स्पेक्ट्रम एक्ट है ये इंडिया वायरलेस एक्ट 1933 को रिप्लेस करेगा। ये नया एक्ट जो क्रिटिकल एयरवेज है, स्पेक्ट्रम है, तो इसका अलॉटमेंट, ऑक्शन, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ों को कवर कर लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे अलग अलग मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। ये बिल के बारे में ये कहा गया है कि मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशंस के अलग अलग सोर्सेज जैसे कि मोबाइल, सैटेलाइट, डिफेंस पर्पस के लिए जो वायरलेस का इस्तेमाल होता है, उन सारी चीज़ों को ये पर्टिकुलर बिल जो है वो कवर कर लेगा और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यह नया बिल जो है उसको डिज़ाइन किया गया है। इसका मेन लक्ष्य यही है कि जो स्पेक्ट्रम के ऑक्शन, एलोकेशन, रिजर्वेशन, डिफेंस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, गवर्नमेंट जो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती हैं, तो इनको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाया जाए। इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो उनको भारत भी फॉलो करना चाहता है। और एक ऑफिशियल ने यह कहा है कि यूएसए का जो यूएस कम्युनिकेशंस एक्ट ऑफ 1934 है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको एक आइडियल या फिर एक मॉडल रखते हुए इस पर्टिकुलर बिल को तैयार किया जा रहा है। और जो अलग अलग कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, फिर जो लिटिगेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ों को ये कवर कर लेगा। तो इट्स गोइंग टू बी ए लेटेस्ट बिल। अपना जो स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं तो भारत सरकार उसको आज के ज़माने की यानी कि 2022 और फ्यूचर की जो नेसेसिटीज़ होगी उनको ध्यान में रखते हुए ये नया बिल जो है वो तैयार कर रही हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी जो है वो इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 में 8% को शायद टच ना कर पाए, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। और इसके पीछे मेन रीजन क्या है कि क्रूड जो है, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बजट के टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एस्टिमेशन दिया था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लेट्स से कि 8% के आसपास या फिर 8% से ज़्यादा ग्रोथ होगा इसका। बहुत सारे अलग अलग जो फोरकास्ट करते हैं, जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, मूडीज, तो ये जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनका भी अनुमान ये था कि भारत की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रजिस्टर करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वी नो कि ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ऑयल की प्राइस के साथ साथ मीन्स ऑयल की प्राइस ऐसी है जो हमने कई बार डिस्कस की है ना। यू ऑल्सो नो कि आप भी फ्यूल पेट्रोल पंप्स में जाते हैं तो आपको पता है कि पहले हम 2 डिजिट में पर लीटर पेट्रोल परचेज करते थे। आज लगभग सारे राज्यों में पेट्रोल की प्राइस जो है वो 3 डिजिट, 100 रुपीज़ या फिर 100 से भी ज़्यादा। डीजल, खास करके पेट्रोल की प्राइस जो है वो हो चुकी है। डीजल की प्राइस 95 के आसपास या फिर उससे ज़्यादा होगी, नॉट श्योर अबाउट इट, बट आज का जो रेट है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट एनीवे, पिछले आप पकड़ लीजिए 10-15 दिनों के अंदर 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की प्राइस में एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है। अब रशिया जो है वो भारत के लिए फर्टिलाइजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है और युद्ध की वजह से फर्टिलाइजर की प्राइस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो अब बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं उनका भी कहना यह है कि इस साल भारत की इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ 7 से लेकर 7.5% की रेंज में रहेगा। पहले यही सारे इकोनॉमिस्ट्स का कहना यह था कि 8% प्लस ग्रोथ हमारा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस युद्ध की हो रही है, प्राइस राइज की हो रही है। और इसी के साथ साथ अच्छी खबर यह है
कि गवर्नमेंट ने जो कैपेक्स के ऊपर जो जोर दिया है बजट में, और इसी के साथ जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, तो ये जो हेडविंड्स हैं, हेडविंड्स यानी कि ये जो चैलेंजेस इकोनॉमी को फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसके सामने ये कुछ चीज़ें, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कॉरपोरेट सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होने की वजह से ये हेडविंड्स को थोड़ी बहुत हम अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड की प्राइस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। 1 अप्रैल की बात करें तो पर बैरल प्राइस 103 से 106 डॉलर पर बैरल रही है। और पेट्रोल की प्राइस के बारे में भी मैंने आपको बताया कि पिछले लगभग आप पकड़ लीजिए 1 वीक के आसपास 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंक्रीज हुई है। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती है और डिमांड जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होगा, 8% से तो कम ही होगा, 7 से 7.5 के बीच में कहीं रह सकता है। और यही इश्यू अगर आगे भी रहा, एक लॉन्ग, लेट्स से 3-4 महीने 5-6 महीने अगर ये इश्यू रहा, तो ये 7 से 7.5 में भी अगर हमें मीन्स एक ड्रॉप देखने को मिले, 6.5 से 7 भी हो जाए तो भी कोई नई बात नहीं होगी। कोल स्टॉक, ना वाई इट इज इंपॉर्टेंट। कोल इंडिया लिमिटेड जो है उनका कहना यह है कि अभी 61 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है और 30 मिलियन टन जितना पावर प्लांट्स और वॉशरीज के पास है। तो टोटल आप पकड़ लीजिए कुछ 91 मिलियन जितना कोल का स्टॉक है हमारे पास। और इतना स्टॉक जो है ये 45 डेज के लिए पर्याप्त है। 45 डेज के लिए पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, तो इतना स्टॉक जो है हमारे पास वो 45 डेज तक हमारे देश को चला सकता है। ऑफिशियल्स का कहना यह है कि सिचुएशन क्रिटिकल है लेकिन अलार्मिंग नहीं है। अब समर के टाइम पर एयर कंडीशंस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पावर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से ये जो कोल का स्टॉक है ये थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है। वैसे हमारे यूनियन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब ने ये बताया है कि वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी राइज इन पावर डिमांड, एडिंग दैट ए राइज इन डिमांड इज एन इंडिकेटर ऑफ ए हेल्थी इकोनॉमी। ये बात सच है कि पावर की डिमांड जब इंक्रीज होती है, इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्रीज ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रही हैं। दिस मीन इट मीन्स के आपका प्रोडक्शन जो भी आप फैक्ट्री में बना रहे हैं वो ज़्यादा आप प्रोड्यूस करें, इसलिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए। ऑफिसेज में ज़्यादा पावर का इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी ऑफिसेज जो हैं वो फुल्ली ऑपरेट होने लगी हैं। तो ये एक इंडिकेटर डेफिनेटली होता है। और समर के टाइम पर ऑफिसेज में और हर जगह पर एयर कंडीशन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से पावर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो आई थिंक दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। अब ग्लोबल कोल प्राइस जो है ये पर टन प्राइस $200 से ज़्यादा हो चुकी है। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और अगेन ये जो युद्ध और युद्ध की वजह से फ्रेट यानी कि जो शिपमेंट है, तो इसका चार्ज बढ़ चुका है, कंटेनर का चार्ज बढ़ चुका है, इंश्योरेंस जो होता है उसका चार्ज बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ चुकी है। तो अब वे सारी जो जो हमारी एसेट्स हैं, यानी कि जो हमारे वे सारे पावर प्लांट्स जो कोल को इंपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए सिचुएशन ये हो जाएगी कि एक हद से ज़्यादा आप प्राइस को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो 16 गीगावाट जो पावर प्लांट्स हैं जो कोस्टल एरिया में ऑपरेट होते हैं, इंपोर्टेड कोल पर ये चलते हैं, तो ये या तो ये बंद हो चुके हैं या फिर अपनी जो कैपेसिटी है उससे बहुत कम चल रहे हैं। 20 to 30% ही इलेक्ट्रिसिटी ये पैदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, समर की वजह से पावर की डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है। वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको बताया ऑफिस, और क्योंकि कोविड की वेव अब नियरली ख़त्म हो चुकी है, तो इसकी वजह से चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे अब वो ऑफिस जाने लगे हैं, तो पावर की डिमांड इंक्रीज हुई है। अब कुछ स्टॉक जो होता है वो मॉनसून के लिए भी बनाया जाता है, क्योंकि मॉनसून के टाइम पर आप उतना ज़्यादा कोयला नहीं निकाल सकते। तो अभी अगर कोयले का प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, दैट मीन्स कि मॉनसून के टाइम पर भले ही एसीज और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी उतनी ज़्यादा, लेकिन मॉनसून के टाइम पर कोल की शॉर्टेज हो सकती है। Data available with Coal India showed that the last week of March, against daily coal production of 2.6 to 2.7 million tons on average, the offtake was only 2 million tons per day. जो एवरेज रखी थी लास्ट वीक ऑफ मार्च की कि 2.6 से 2.7 मिलियन टन हर रोज़ कोयला जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, तो इतना नहीं हुआ है, 2 मिलियन ही हुआ है। दैट मीन्स कि मॉनसून के टाइम पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। और
अप्रैल का जो टारगेट था 1.9 मिलियन टन, तो इसमें भी एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो अभी ऑफिशियल्स का कहना यह है कि एक प्रोडक्शन जो है उसमें मिसमैच है, जो डिमांड है और जो सप्लाई है तो उसमें मिसमैच है, और फ्यूचर में आपको जो स्टॉक रखना है मॉनसून के लिए, क्योंकि मॉनसून में इतना ज़्यादा कोल नहीं निकाल सकते आप बारिश की वजह से, तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू, इजी टू अंडरस्टैंड था। डिफेंस प्रोडक्ट्स की बात करें तो अब हेलीकॉप्टर्स, लाइट टैंक्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और दूसरी जो मिसाइल्स और एम्यूनेशंस हैं, अब ये भी नो इम्पोर्ट लिस्ट में ऐड हो चुकी है, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। आने वाले 5 सालों के लिए अब जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स को इंडियन सोर्स से ही खरीदना पड़ेगा, और नया लिस्ट जो है वो राजनाथ सिंह साहब ने इश्यू किया है। क्योंकि होता यह है कि जब हम इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए की कुछ ऐसी आइटम्स है डिफेंस की, हम खरीदते हैं यूएसए से, लेकिन बहुत सारे चाइनीज पार्ट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब सॉफ्टवेयर का जमाना आ चुका है, राइट। पहला कैसा था कि मैकेनिकल सारी चीजें थी, अब सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो लेट्स से, जस्ट आई एम सेइंग, एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर चाइना के साथ कोई इश्यू चल रहा है और कुछ हेलीकॉप्टर्स हमने खरीदे हैं और ये हेलीकॉप्टर्स में चाइनीज सॉफ्टवेयर है, तो ये चाइना की जो आर्मी है वो इन सॉफ्टवेयर्स में कुछ छेड़खानी कर सकती है, और ये सारे प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी हम इसका प्रॉपर इस्तेमाल ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ऐसा डिफेंस मिनिस्टर ने ही बताया। देखिए, न्यूअर डिफेंस सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स आर इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर इंटेंसिव, दे कैन बी कंट्रोल्ड और सबवर्टेड फ्रॉम एनीवेयर, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दिस इज द रीजन कि अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं, इसको MII यानी कि मेड इन इंडिया। तो अब हम दूसरे देशों पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, और टोटल 310 मेजर आइटम्स जो हैं वो इंपोर्ट बैन लिस्ट में आ चुके हैं। इसका एक दूसरा फायदा ये होगा कि जितनी चीज़ें आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आप हमारे देश में ही पैदा करेंगे। तो इसको लेकर जो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ऐसी 30 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, TOT जिसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। और अब DRDO के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को दी जाएगी, और ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन सारी मिसाइल्स और अलग अलग चीज़ें जो कंपोनेंट्स हैं उनको पैदा कर पाएगी, ताकि हम दूसरे देशों पर उतने ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें और डिफेंस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनते जाएं। इसी के साथ जब आपकी लोकल छोटी कंपनीज हैं, मीडियम साइज कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज जब ये सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने लगेगी, तो उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो आ जाएगा, दैट विल बी एक्सपीरियंस। उनको भी अब पता चल जाएगा कि किस प्रकार से चीज़ों को बनाया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते जाएंगे, तो उतना ही ओवरऑल हमारे देश के लिए फायदे का सौदा होगा, राइट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया नॉर्म रिलीज किया है, इट्स फॉर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी कि DBU। ये कॉमर्शियल लेंडर्स जो हैं वो DBUs खोल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो नॉर्मल बैंक्स हैं, जिसमें पेमेंट बैंक्स आती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, तो इन सारी बैंक्स को बाहर रखा है। इसमें आप ये सारे बैंक्स जो हैं ये DBUs नहीं खोल सकते, उनको तो फिजिकल ब्रांचेस जो हैं वही ओपन करनी पड़ेगी। लेकिन जो कॉमर्शियल लेंडर्स हैं, तो ये कॉमर्शियल लेंडर्स जो हैं वो DBUs खोल सकते हैं, उनको डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसमें क्या होगा कि क्योंकि डिजिटल है तो आपका मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और सर्विसेज सारी आप प्रोवाइड करेंगे। तो यही एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। और Tier 1 से Tier 6 सेंटर्स, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ से लेकर गांव तक, ये सारे सेंटर्स आ जाते हैं इसमें। तो अगर आप चाहें कोई कॉमर्शियल बैंक है, लेट्स से शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, जो RRBs, PBs और LABs को बैन करके उनको साइड में रख के बाकी की जो हमारी कॉमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, तो वो अगर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी कर दी हैं। So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Please make sure कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.